दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे पृथला विधानसभा की। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में किसने किसको मात दी थी और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम रहा और इन दोनों चुनावों का 2024 के विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से वो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन यहां पर अपनी दावेदारी में मजबूती बनाए हुए है और कौन सिर्फ टिकट की दावेदारी कर रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। नमस्कार अजय जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। पृथला विधानसभा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहा था। तो यहां से खास बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार रहे नैनपाल रावत ने जीत हासिल की थी। उनको 64,625 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से रघुवीर तेवतिया, जिनको 48,196 वोट मिले थे, वो दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार नैनपाल रावत ने 16,429 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे रघुवीर तेवतिया को हराया था। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सोहनपाल तीसरे स्थान पर रहे थे, उनको केवल 21,322 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के सुरेंद्र कुमार चौथे स्थान पर रहे थे, उनको 8,460 वोट मिले थे। और वहीं आईएनएलडी की तरफ से नरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, उनको केवल 1,165 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो लोकसभा चुनाव 2024 में 51,729 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। यानी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे 16,429 वोटों से जीते थे, वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 51,729 वोटों की जीत मिली। तो कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है, या ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी यहां से मजबूती में नजर आ रही है। जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहां पे जाट जो है वो करीब 80,000 है, मुस्लिम करीब 22,000 की आबादी है, ब्राह्मण की करीब 45,000 की आबादी है, राजपूत की करीब 30,000 की आबादी है, वहीं दलित समुदाय की करीब 30,000 की आबादी है और बीसी वोट बैंक की अगर हम बात करें तो 20,000 के करीब आबादी है। कुल मिलाकर 2,20,000 मतदाता इस पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। वहीं अगर हम इसकी खास बात करें तो जाट बहुल्य इलाका है ये, और जाट जो है मुस्लिमों को मिलाकर करीब 50% के करीब इनकी आबादी बन जाती है। वहीं एक क्षेत्र में यमुना का खादर कस्बे और गांव है। यहाँ सिंचाई के पानी, बिजली व खाद आदि समस्याओं के मुद्दे हैं। और आइए अब हम बात करेंगे टिकट के दावेदारों की। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं पृथला विधानसभा को? देखिए अजय जी, पृथला विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया और उसमें पहली बार कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया जी यहाँ से विधायक बने जी। और उसके बाद जो 2 चुनाव हुए उसमें 2014 के चुनाव में टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए और वर्ष 2019 में नैनपाल रावत जी यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व इतना ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि नैनपाल रावत जी लगातार 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़े और हारे, और जब वही नैनपाल रावत जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व नहीं है। तो यही है। बाकी इस चुनाव में भी जो वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी को बहुत भारी बहुमत यहाँ से इस इलाके से मिला, तो इस बात से साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई ज़्यादा बड़ा जनाधार नहीं है। जी, लेकिन फिर भी तमाम पार्टियों के
नेताओं की तरफ से दावेदारी जताई जा रही है। और बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवा गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई और उन टीमों के अंदर जिन नेताओं के नाम सबसे ऊपर आए हैं, जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, आइए अब उनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो टेकचंद शर्मा है, पूर्व विधायक रहे हैं, बीएसपी से पहले कांग्रेस में भी गए थे, आजकल वो बीजेपी में है। बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों में प्रदीप जी वो शामिल है, परथला विधानसभा से टेकचंद शर्मा जी। देखिए अजय जी, टेकचंद शर्मा जी पहले बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा वर्ष 2009 में, और जिसमें वो हार गए थे, और उसके बाद 2014 के चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधायक बने यहाँ से जी। और वर्तमान लोकसभा चुनाव में उन्होंने शुरुआती दौर में एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी को समर्थन दिया, और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी क्या बात हुई, उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, और वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हो। उस नाते से उनकी दावेदारी है, पूर्व विधायक रहे हैं, इलाके में उनका अच्छा जनाधार है, उस नाते से मैं समझता हूं कि वो एक पार्टी उन पे दाव खेल सकती है जी। वहीं टिकट के दावेदारों में जो प्रमुखता से नाम जो लिया जा रहा है, नैनपाल रावत वर्तमान जो विधायक हैं, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार वो बीजेपी की तरफ से ताल ठोकने के लिए तैयार है और टिकट के दावेदारों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। देखिए अजय जी, निश्चित तौर पर नैनपाल रावत जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त दावेदारों में हो सकते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया, और इसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और 2009 में और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से चुनाव हारे, परंतु निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और उन्होंने जीत हासिल की। उस नाते से वो पुराने कार्यकर्ता होने के नाते से कह लीजिए, या वहाँ से वर्तमान में विधायक होने के नाते से कह लीजिए, उनकी दावेदारी मैं समझता हूँ शायद सबसे मजबूत है जी। सबसे मजबूत लगती है। वही टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है, सोहनपाल छोकर हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो भी टिकट के दावेदार है। वहीं हुकुम सिंह भाटी हैं, राजपूत हैं, वर्तमान में बोर्ड के चेयरमैन हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं। ये सोहनपाल छोकर की बात करें प्रदीप जी, या फिर हुकुम सिंह भाटी की बात करें, ये दोनों ही जो नाम है वो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। अजय जी, सोहनपाल जी पिछले चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, परंतु वो चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। और हुकुम सिंह भाटी जी हैं, वो भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और प्रदेश नेतृत्व के साथ उनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, उस नाते से उनको पद से भी नवाजा गया और टिकट के दावेदार हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं नैनपाल जी के सामने या टेकचंद शर्मा जी के सामने इन लोगों की दावेदारी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है जी। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है, विजेंद्र नहर जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वह आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र नहर जी भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं पंडित सुखबीर मलेरना, ये भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, फरीदाबाद किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। पंडित सुखबीर मलेरना भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए, चाहे विजेंद्र जी की बात हो, चाहे पंडित सुखबीर जी की बात हो, ये लोग पुराने भारतीय जनता पार्टी के कह लीजिए, आरएसएस के कह लीजिए कार्यकर्ता हैं, और उस नाते से पार्टी के में इनकी एक अच्छी पैठ है और उनकी दावेदारी अवश्य है। और वो भी एक पार्टी यदि उनके मजबूती के साथ उनकी दावेदारी पे विचार मैं समझता हूँ करेगी, परंतु फिर भी क्योंकि यहाँ पे बड़े हैवी वेट उम्मीदवार हैं, नैनपाल जी हैं या टेकचंद शर्मा जी हैं, उनके मुकाबले में, या हुकुमचंद भाटी जो प्रदेश नेतृत्व के काफ़ी नज़दीक हैं, उनके मुकाबले में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इनकी दावेदारी इतनी मजबूत शायद ना पड़े जी। बीजेपी के बाद आइए हम बात करते हैं आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। देवेंद्र तेवतिया हैं, पुराने लोकदली हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र कुमार है, पूर्व प्रत्याशी हैं,
बीएसपी की तरफ से, हालांकि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, तो दोनों के नाम जो है टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा कि ये सीट जो है वो इनेलो के खाते में जाती है या फिर बीएसपी के खाते में जाती है। फिलहाल टिकट के दावेदारों में देवेंद्र तेवतिया और साथ में सुरेंद्र कुमार पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बीएसपी से, वो दोनों नाम टिकट के दावेदारों में प्रदीप जी शामिल हैं। देखिए अजय जी, पृथला विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी का काफी प्रभाव रहा है। टेकचंद शर्मा जी ने 2 बार चुनाव लड़े, 1 बार विधायक भी बने जी, और सुरेंद्र जी ने भी पिछली बार 8000 से ऊपर मत यहाँ से प्राप्त किए थे जी। तो उस नाते से मैं समझता हूँ कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र जी हो सकते हैं, जो मैं समझता हूँ काफ़ी मजबूत प्रत्याशी यहाँ से हो सकते हैं। काफ़ी मजबूत दावेदारी उनकी बनती है जी। फाइनलिटी के बाद हम बात करें जेजेपी की, तो अरविंद भारद्वाज जो कि शिक्षाविद हैं, वो यहाँ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, जहाँ तक जननायक जनता पार्टी की बात है, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे कि हम सब जानते हैं जननायक जनता पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे आया है। वैसे तो सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने वाली बात है, परंतु फिर भी अरविंद भारद्वाज जी शिक्षाविद हैं, पार्टी के सिपाही हैं, उस नाते से मैं समझता हूँ वो एक उम्मीदवार होंगे पार्टी के लिए जी। वहीं आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। हालांकि कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों में एक लंबी लिस्ट है। हर कोई चाहता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिले और यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में नाम शामिल है, रघुवीर तेवतिया हैं, पूर्व विधायक हैं, हुड्डा के करीबी हैं, 2014 व 2019 के दोनों चुनाव हालांकि वो हार चुके हैं, लेकिन रघुवीर तेवतिया जो है टिकट के दावेदारों में शामिल है प्रमुखता से। प्रदीप अजय जी, निश्चित तौर पर रघुवीर तेवतिया जी अपनी दावेदारी वहाँ से जता रहे हैं। वो वर्ष 2009 का जो चुनाव था, पृथला विधानसभा क्षेत्र के बनने के बाद पहला जो चुनाव हुआ, उसमें वो विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, परंतु वो 2014 और 2019 में वो चुनाव हारे। तो मैं समझता हूँ उसके नाते से कहीं ना कहीं उनकी जो दावेदारी है वो कमज़ोर पड़ती है लगातार 2 चुनाव हारने के बाद, लेकिन फिर भी वो क्योंकि पूर्व विधायक होने के नाते वो दावेदार अवश्य है जी। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है सत्यवीर डागर का। जी हाँ, सत्यवीर डागर भी टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे हैं, प्रवक्ता रहे, जिले से स्टेट तक के अनेक पदों पर वो रहे हैं, प्रदेश सचिव भी रहे हैं और वो किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, शिक्षाविद है। और खास बात यह है कि वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसके माध्यम से हजारों लोगों का वो इलाज करवा चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो एक नेता की कम एक समाज सेवी और जनता हितैषी के नाते ज्यादा देखी जाती है। सत्यवीर डागर भी प्रदीप जी टिकट के दावेदारों में शामिल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जज जी, सत्यवीर डागर जी की जहाँ तक बात है, वो स्कूल चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं और लोगों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है। अनेक पदों पर वो रहे हैं और क्योंकि समाज सेवा के कामों में वो लगातार जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, उस नाते से बिल्कुल आपने सही कहा है कि उनकी छवि समाज सेवी की ज़्यादा है, राजनेता की कम है। तो वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ यदि पार्टी उनकी उम्मीदवारी उनको उम्मीदवार बनाती है तो मैं समझता हूं पार्टी के लिए वो काफी एक सशक्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सशक्त उम्मीदवार साबित तो हो सकते हैं। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है तरुण तेवतिया व वरुण तेवतिया, हालांकि यूथ कांग्रेस में रहे हैं, पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया के बेटे हैं। अगर रघुवीर तेवतिया को टिकट नहीं मिलती है तो तरुण तेवतिया की बात करें या वरुण तेवतिया, ये दोनों भी जो नाम है वो टिकट की दावेदारी में शामिल है। प्रदीप जी देखिए, तरुण जी की बात हो या वरुण तेवतिया की बात हो, राजनीतिक परिवार से आते हैं और क्योंकि ये इलाका जाट बहुल इलाका है, जाट समाज से ये लोग आते हैं और युवा कांग्रेस में है, पुराने कांग्रेसी परिवार से आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो दावेदारी जताएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए माइनस बात यही है
के रघुवीर जी जो लगातार 2 चुनाव हारे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कमजोरी का सबब साबित हो सकता है। जी वही टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है राकेश तंवर है। आजाद चुनाव लड़ चुके हैं 2024 में। शैलजा गुट से आते हैं। राकेश तंवर भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और इनके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया हैं, शैलजा गुट से हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, बिल्कुल राकेश जी की बात हो या डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जी की बात हो, शैलजा गुट से आते हैं और शैलजा प्रदेश की एक प्रभावशाली नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन में महासचिव के पद पे हैं। तो यदि शैलजा जी का गुट से कोई इस इलाके में उम्मीदवारी की बात आई तो निश्चित तौर पे इन दोनों में से एक व्यक्ति के ऊपर पार्टी दाव लगा सकती है। लेकिन क्योंकि ये लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर भी दाव लगाती है, तो मैं समझता हूँ ये लोग भी अपना एक अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। जी वहीं इसके अलावा टिकट के दावेदारों में हेम डागर भी शामिल है। हेम डागर भी टिकट के दावेदार है, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जनता दल से और अभी हुड्डा गुट से वो आते हैं। और साथ ही साथ नीतू मान है, इनके पिताजी सरपंच रहे हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। और वहीं ठाकुर राजाराम पहले इनेलो में थे, फिर जेजेपी में और आजकल कांग्रेस में है, ये ठाकुर राजाराम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। कहीं ना कहीं हेम डागर की बात करें, नीतू डागर की बात करें या ठाकुर राजाराम की बात करें, ये तीनों ही नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, चाहे हेम डागर की बात हो, नीतू मान जी की बात हो या ठाकुर राजाराम की बात हो, जी निश्चित तौर पे सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आदमी जब राजनीतिक दलों में काम करता है तो वो टिकट की उम्मीद भी रखता है और उसको उम्मीद रखनी भी चाहिए और वो अवश्य अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वो पार्टी पर निर्भर करता है कि वो पार्टी उनमें क्या देखती है और यदि पार्टी उनके ऊपर अपना विश्वास जताती है तो वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो वो भी अपना एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी वहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में नाम है, दिनेश मलिक है, बजललाल के समय जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, दिनेश मलिक भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं कौशल शर्मा सक्रिय कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, ये दोनों ही नाम टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए, चाहे दिनेश मलिक जी की बात हो या कौशल जी की बात हो, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस नाते से वो एक दावेदार स्वाभाविक दावेदार हैं आम आदमी पार्टी की टिकट के। तो हालांकि आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा ग्राफ हरियाणा में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इन दोनों में से किसी को एक व्यक्ति को टिकट मिलती है तो मैं समझता हूँ, क्योंकि अपने संपर्कों के आधार पे, तो क्योंकि दिल्ली के साथ लगता इलाका है फरीदाबाद जिले का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी प्रदीप जी, अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या इस विधानसभा क्षेत्र में, पृथला विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? अजय जी, यहाँ पे शायद त्रिकोणीय मुकाबला बने, क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है और अब की बार के चुनाव में क्योंकि आईएनएलडी और बीएसपी का जो समझौता हुआ है उसकी वजह से दोनों पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद ये समझौता रह सकता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आईएनएलडी और बीएसपी का उम्मीदवार भी यहाँ पे एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, परंतु मूल रूप से जैसा कि दिखाई पड़ता है, लोकसभा चुनाव के परिणामों से भी दिखाई पड़ता है, ये इस इलाके में कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके में प्रभाव कम, अपेक्षाकृत कम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तीसरा जो पक्ष है आईएनएलडी बीएसपी, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। जी, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। आज हमने आपको बताया कि पृथला विधानसभा से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल है। आपको अगर लगता है इनमें से कोई और भी बड़ा नेता है, कोई और भी ऐसा चेहरा है जो टिकट के दावेदारों में शामिल नहीं किया गया है, तो बिंदास हरियाणा लगातार सर्वे करवाता रहता है और एक बार फिर हम बहुत जल्द पृथला विधानसभा का सर्वे करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उनका नाम बता सकते हैं और साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ
कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आपको बताएंगे वहां के जातीय समीकरण और साथ ही साथ टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।